started. Screen shared, and here I'm just opening the notepad. Okay. Okay, all right. So yesterday we saw about what we call what is computer, right? We have seen what is computer, what is hardware, what is software, right? Okay. Now today we need to talk about the functional units of the software, the functional unit of the computer. I'm talking about the functional unit of the computer. It should be around 20. That's it. Okay. So functional unit of the functional units or just functional units. Topic is functional units. Okay. So let me show you the first of all the block diagram of a computer. Block diagram कैसा होता है? मैं पेन डायग्राम यहाँ पे ओपन करता हूँ and I will draw the block diagram in front of you and I'll show you how it works. देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे एक ब्लॉक होता है, बहुत बड़ा ब्लॉक, ठीक है। सेम ब्लॉक में यहाँ पे लेने वाला हूँ नीचे। पहले तो पूरी डायग्राम देख लो फिर ड्रॉ करना, वरना बाद में कंफ्यूजन हो सकता है। ओके, अब इस ब्लॉक के अंदर मैं दो ब्लॉक्स क्रिएट करने वाला हूँ, एक एंड सेम साइज के ऐसे दो ब्लॉक्स में यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। सेकेंड ब्लॉक, ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा, ओके, तीसरा ब्लॉक यहाँ रखता हूँ मैं एंड द फोर्थ ब्लॉक विल बी ओवर हियर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है सेकेंडरी स्टोरेज। दिस वन इज माय सेकेंडरी स्टोरेज। फिर यहाँ मैं लिखता हूँ प्राइमरी स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज। यहाँ मैं लिखता हूँ कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट ब्रैकेट में लिखेंगे CU। और यहाँ मैं लिखता हूँ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ARITHMATI, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये ब्लॉक डायग्राम है ऑफ योर कंप्यूटर। मैं बाद में बताता हूँ आपको क्या होता है, कैसे होता है। मैं इसे थोड़ा सा नीचे खींचता हूँ, ठीक है, इस लेवल पे। ओके, फिर उसके बाद यहाँ क्या होगा, यहाँ पे इनपुट होगा। उसके लिए मैं एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से लेता हूँ या फिर एक बॉक्स लेता हूँ एंड आई विल ड्रॉ ओवर हियर। दैट पर्टिकुलर बॉक्स विल पॉइंट आउट टू दिस पॉइंट। ओके, मैं इस बॉक्स को थोड़ा सा नीचे खींचता हूँ, ठीक है, एंड इस पॉइंट को भी मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करके यहाँ लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ इट्स अ काइंड ऑफ डेटा। ओके, तब तक आप ये ड्रॉ कीजिएगा, मैं आता हूँ। ड्रॉ कीजिए।
ओके गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है, कैसे होता है। तब तक ये डायग्राम ड्रॉ करो, पूरी डायग्राम पूरी नहीं हुई है। रुको, मैं आता हूँ। ओके, अब हमें क्या करना है। मैं इस यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ पे इसकी साइज कम करके हमें यहाँ पे कुछ तो लिखना होगा। एक मिनट। डेटा। ठीक है, यहाँ पे डेटा लिखता हूँ। उसके बाद ये होगा आपका इनपुट यूनिट। ये होगा आपका इनपुट यूनिट। और यहाँ से जो जा रहा है वो आपका क्या होगा, आउटपुट यूनिट होगा। कॉपी पेस्ट। देखो ये साइड, एक ये साइड हो गया। और यहाँ पे मैं और एक बॉक्स ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, और फिर से एरो होगा आगे। और यहाँ पे लिखा जाएगा इंफॉर्मेशन। ये तो डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर लो। और ये आपका होगा आउटपुट यूनिट। फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा ये क्या होता है। आउटपुट यूनिट। ठीक है। ओके, ये स्टोरेज यूनिट हो गया यहाँ पे। ये स्टोरेज यूनिट हो गया यहाँ पे। ठीक है। और ये क्या होगा, ये आपका यहाँ से डेटा नीचे आएगा। ठीक है। और ये डेटा ऊपर जाएगा। ठीक है। उसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, नीचे हम क्या लिखेंगे इसे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मैं थोड़ा इसे नीचे रखता हूँ। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्लियर है, ये डायग्राम दिख रहा है आपको। और इसे, इस पूरे डायग्राम को क्या कहा जाता है, इट्स अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ योर कंप्यूटर। ब्लॉक डायग्राम ऑफ योर कंप्यूटर। इस पूरे डायग्राम को कहा जाता है इट्स योर ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, मैं इसे अलग कलर से यहाँ पे मेंशन करता हूँ। अब देखो ये क्या होता है। दिस इज अ फंक्शनल यूनिट, यानी कि जो आपके सिस्टम के अंदर मदरबोर्ड होता है। राइट। आपने कैबिनेट देखा होगा, कई बार आपको मैंने दिखाया भी कैबिनेट क्या होता है। हम यहाँ पे आ गए, गूगल कैबिनेट ऑफ ए कंप्यूटर। देखो, ये जो कैबिनेट होता है, इस कैबिनेट के अंदर जो एक्चुअली वर्किंग होता है, जैसे आप डेस्कटॉप को स्टार्ट करते हो, और डेस्कटॉप को स्टार्ट करने के बाद ये मशीन से एक आवाज आती है। और ये आवाज स्टार्ट होने के बाद आपके सामने डिस्प्ले होता है। राइट, ये सिस्टम डिस्प्ले होता है। तो इस पर्टिकुलर मशीन के अंदर क्या क्या होता है, इस पर्टिकुलर मशीन के अंदर एक मदरबोर्ड होता है। ठीक है। उसके बाद रैम होता है। अब इस मदरबोर्ड, ये जो फैन है यहाँ पे, फैन के नीचे क्या होता है, एक सीपीयू, छोटा सा सीपीयू होता है। मैं आपको सीपीयू बताता हूँ, सीपीयू कैसे दिखता है। पूरे के पूरे क्या बोल सकते होते, पूरे के पूरे डब्बे को हम क्या कहते हैं, सीपीयू कहते हैं। बट एक्चुअली सीपीयू ये होता है, सीपीयू इन कंप्यूटर।
इसे सीपीयू कहा जाता है। ये जो हम देखते हैं ना, इसे सीपीयू कहा जाता है। छोटी सी चिप जो होती है, इसके ये जो कितने होल्स होते हैं पता है आपको? 125 होल्स होते हैं। ये छोटे छोटे 125 होल्स किसके अंदर स्टोर होते हैं? ये चिप कहाँ होती है? ये चिप होती है इस पर्टिकुलर मदरबोर्ड के अंदर। यानी मदरबोर्ड जो होता है, उस मदरबोर्ड के ऊपर एक चिप होती है, और चिप के ऊपर एक फैन होता है। कौन सा फैन होता है पता है आपको? ये फैन होता है, फैन ऑन सीपीयू। ये फैन होता है। इस फैन के नीचे, ये वाला जो फैन देख रहे हो, इस फैन के नीचे क्या होता है? ये आपकी चिप होती है। जो चिप मैंने आपको दिखाई इसके पहले, ये चिप होती है। क्लियर हो रहा है सबको? ऑनलाइन क्लियर हो रहा है अनिकेत? तो इसका वर्किंग कैसे, ये हमें देखना है। तो ये रहा आपका पूरा ब्लॉक डायग्राम। यानी कि जब आप सीधा डेस्कटॉप को स्टार्ट करते हो, मतलब कि जो ये डब्बा है, इस डब्बे को जब आप स्टार्ट करते हो, यहाँ से जब आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हो, जैसे स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे, ये प्रोसेसिंग होना शुरू करेगा। वो जो मदरबोर्ड है वो प्रोसेसिंग होना शुरू करता है। जैसे ही प्रोसेसिंग होना शुरू करता है, आपके सिस्टम में क्या होता है? एक स्क्रीन आ जाती है, वेलकम टू विंडोज, स्टार्टिंग विंडोज, ऐसी स्क्रीन आती है ना। तो ये कैसे आती है, क्या आती है, उसके पीछे क्या फंक्शन है, इसी को हम कहेंगे ब्लॉक डायग्राम। अब देखो ये क्या होता है। दिस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 फंडामेंटल यूनिट्स। पहले क्या है आपका? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पहला है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर उसके बाद क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर क्या होता है? कंट्रोल यूनिट होता है। ये कंट्रोल यूनिट है, और ये अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। हमें इन सब के बारे में अभी देखना है कि कंट्रोल यूनिट क्या काम करता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट क्या काम करता है, फिर ये इनपुट यूनिट एंड आउटपुट यूनिट क्या काम करते हैं, फिर ये स्टोरेज क्या काम करते हैं, फिर सेकेंडरी स्टोरेज के स्टोरेज सेक्शन के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है। रैम होती है, रोम होता है, फिर उसके बाद एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टोरेज होता है। ये सब चीजें हमें देखनी है। समझ में आ रहा है? सो नोट डाउन, स्टार्ट नोट डाउन, और नोट करते करते ही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो पहला है, फर्स्ट पॉइंट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर। सॉरी, इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखो, दैट इज योर सीपीयू। सीपीयू को क्या कहा जाता है? CENTRAL, CENTRAL, सेंट्रल, PROCEWS, प्रोसेसिंग यूनिट। कुछ लोग इसे कंट्रोल यूनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? CONTROL, कंट्रोल यूनिट। कुछ लोग इसे सीपीयू, सिर्फ सीपीयू कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, अभी लिखो। कंट्रोल यूनिट, इसके अंदर दो टाइप से लिखो। दी सीपीयू कंटेन्स और कंबाइंस टू मेजर पार्ट्स। ठीक है, पहला पार्ट कौन सा है? दैट इज योर कंट्रोल यूनिट। और दूसरा पार्ट कौन सा है? दैट इज योर सेकेंड पार्ट कौन सा है? दैट इज योर अर्थमेटिक यूनिट। ARITHMETIC, अर्थमेटिक यूनिट। क्लियर हो रहा है? डायग्राम के अंदर भी वही है। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसे कहा जाता है, दिख रहा है आपको नीचे? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर दो टाइप्स है, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। एंड स्टोरेज यूनिट के अंदर सेकेंडरी स्टोरेज एंड प्राइमरी स्टोरेज आता है। तो सबसे पहले हम कंट्रोल यूनिट के बारे में जानेंगे। क्या होता है कंट्रोल यूनिट? लिखो, इट इज रिस्पॉन्सिबल, RESPONSIBLE, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर regulating all activities which take place in the computer, by reading by reading and interpreting, and interpreting instructions, instructions, and sending sending the relevant sending the relevant control relevant control signals
to all other units which respond according to given instruction, INSTRUCTIONS instructions. यानी कि ये जो कंट्रोल यूनिट का काम किया है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ऑल द एक्टिविटीज। यानी कि इस पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर आप देखोगे, ये जो मदरबोर्ड होता है ना, मदरबोर्ड, ये जो इस पर्टिकुलर डायग्राम, इस बॉक्स के अंदर जो मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड दिखाता हूँ। इस मदरबोर्ड पे जितने भी फंक्शंस है, इस मदरबोर्ड पे जितने भी फंक्शंस है, बेसिक फंक्शंस है, जितने भी कंपोनेंट्स है या डिवाइसेस है, छोटे छोटे डिवाइस, ऑडियो डिवाइस, वीडियो डिवाइस, फिर उसके बाद रैम, फिर उसके बाद रोम, फिर उसके बाद सीमॉस बैटरी, इन इन जितने भी आपको ये कंपोनेंट्स दिख रहे हैं ना, इन सभी कंपोनेंट्स को जगाने का काम, इनिशिएट करने का काम, इंजन को स्टार्ट करने का काम कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। क्लियर हो रहा है? तो उन्होंने क्या कहा है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ऑल एक्टिविटीज विच टेक प्लेस इन द कंप्यूटर बाय रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंस्ट्रक्शंस। रीडिंग मतलब कि वो सबसे पहले वो क्या करता है? चीजों को स्कैन करता है, मतलब कि लर्न करता है। आप यहाँ पे रीडिंग का मतलब भी लिख सकते हो, लर्न या स्कैन, लर्न या स्कैन। इट रीड्स और लर्न द इंफॉर्मेशन, रीड और स्कैन और लर्न द इंफॉर्मेशन, और फिर बाद में क्या करता है? उसे वो इंटरप्रिट करता है। इंटरप्रिट करना मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप उसे फॉलो करना। लिखो यहाँ पे, स्टेप बाय स्टेप रीडिंग, या फिर आप उसे स्कैनिंग भी कह सकते हो। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप क्या होगा इसका? रीडिंग या स्कैनिंग। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? रीडिंग और स्कैनिंग, रीडिंग और स्कैनिंग and sending the relevant control signals to all other units। relevant control signals का मतलब होता है जिसको जो सिग्नल देना है वो बराबर उसी डिवाइस को, उसी कंपोनेंट को, उसी बराबर मशीन को, हार्डवेयर को वो सिग्नल देता है। जैसे कि ऑडियो को सिग्नल देना है तो बराबर ऑडियो को ही सिग्नल देगा, वीडियो को देना है तो वीडियो को ही देगा। या फिर इस वक्त कीबोर्ड में चला रहा हो यहाँ पे, तो कीबोर्ड से कुछ टाइप करो तो कीबोर्ड का सिग्नल बराबर कीबोर्ड को ही जाएगा। पता चल रहा है? regard and sending the relevant control signals to all other units which respond according to the given instructions। यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस मशीन ने दिए गए, कंट्रोल यूनिट जो इंस्ट्रक्शंस इन सभी मशीनों को देता है, वो पहले क्या करता है? उसे इनिशियलाइज करता है, जगाता है सभी मशीन्स के जितने भी पार्ट्स है उसके अंदर सभी लोगों को जगाता है। भाई, तो अब जो यूजर है, यूजर मतलब हम, जो हमारे जैसे यूजर जो होते, उन्होंने अभी कंप्यूटर का पावर बटन स्टार्ट कर दिया है। अब जितने भी मशीन से आप जग जाओ, आप अपना अपना काम शुरू कर दो। तो रैम का काम क्या होता है? डेटा स्टोर करना। रोम का काम होता है डेटा रीड करना। रैम एंड रोम सेम काम करते हैं, राइट? तो ऐसे धीरे 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 जितने भी कंपोनेंट्स है, जितने भी छोटे छोटे डिवाइस है, जितने भी छोटे छोटे सेक्शंस है, वो छोटे छोटे सेक्शंस अपना अपना काम शुरू कर देते हैं। क्लियर हो रहा है? ओके। अब अर्थमेटिक यूनिट क्या है हम ये देखेंगे। ALU जिसे लोग कहते हैं अर्थमेटिक यूनिट, ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल, मैं लिख के देता हूँ, ARITHMETIC, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट इज एक्चुअली और इज रिस्पॉन्सिबल actually for processing the data using ARTHMETIC, using arithmetic function like add, subtract, okay, and logical functions like and, EXOR, EXOR, XOR,
ETC, EXOR, XOR ETC। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या होता है? जैसे हम यहाँ पे देखो, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो, कैलकुलेटर पे क्लिक करते हो, मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर सर्च किया और मैंने जैसे ही कैलकुलेटर पे कुछ एडिशन किया, मैंने यहाँ पे लेट मी चेक, कैलकुलेटर पे जैसे ही मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया +6 +3 इंटू 9, तो ये क्या हो गया? इट्स अ लॉजिकल फंक्शन, इट्स अ अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। समझ में आ रहा है? सो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल एक्चुअली फॉर प्रोसेसिंग द डेटा यूजिंग अर्थमेटिक फंक्शन, जो अर्थमेटिक रेडीमेड फंक्शंस होते हैं। जैसे कि आप अगर इस वक्त एक्सेल शीट में जाओगे तो एक्सेल शीट में आपको रेडीमेड फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे फॉर्मूलाज के अंदर, ये आपके हुए अर्थमेटिकल लॉजिकल फंक्शंस। और लॉजिकल फंक्शंस कौन से होते हैं? FUNCAT फंक्शंस कौन से होते हैं? एंड एंड और फंक्शंस होता है ना, जैसे कि ट्रू और फॉल्स फंक्शन होता है वैसे। तो ये अर्थमेटिक यूनिट इन अपने अपने लॉजिकल फंक्शंस एंड अर्थमेटिक फंक्शंस पे काम करता है। इसका उपयोग आपको मैथमेटिक कैलकुलेशन के लिए लगता है। क्लियर हो रहा है? एनी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस? ऑनलाइन अनिकेत? Yes, sir. Yes, sir. एनी क्वेश्चंस? No. ओके, सेकंड पॉइंट है इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइसेस या इनपुट डिवाइस। अब ये इनपुट डिवाइस देखो, मैं वापस डायग्राम पे आता हूँ। हमने अब तक जो बात की है, वी जस्ट सॉ अबाउट दिस टॉपिक, हमने सिर्फ इनके बारे में बात की है। क्लियर हो रहा है? सिर्फ इनके बारे में। अभी हमें बात करनी है इनपुट डिवाइस के बारे में। ठीक है, तो देखो इनपुट डिवाइस क्या है, क्या कहता है इनपुट डिवाइस? Devices that can only be used, devices that can only be used for inputting, for inputting data and and instructions into the computer, like the the keyboard, mouse, and digitizer digitizer are known as input devices। मतलब कि ऐसा कोई इक्विपमेंट या ऐसा कोई डिवाइस जिससे हम इनपुट देते हैं सिस्टम को, वो हो गया इनपुट डिवाइस। जैसे फॉर एग्जांपल इस वक्त आपके सामने मैं कीबोर्ड से टाइप कर रहा हूँ, कीबोर्ड क्या हो गया? हार्डवेयर हो गया। हम उसे टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। और कीबोर्ड पे मैं टाइप कर रहा हूँ, तब जाके इंटरनली अंदर से मशीन लैंग्वेज से वो कन्वर्ट होके ह्यूमन लैंग्वेज में वो कन्वर्ट होके आपके सामने वो दिख रहा है, नोटपैड पे दिख रहा है। तो नोटपैड पे जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ वो कीबोर्ड से टाइप कर रहा हूँ, मैं कीबोर्ड से इनपुट दे रहा हूँ, माउस से मैं ऐसे माउस पे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। दैट इज कॉल्ड योर इनपुट डिवाइस। इनपुट हम किससे दे रहे हैं? कीबोर्ड से। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे आपको अगर किसी दोस्त को मैसेज भेजना है, तो आप कैसे करोगे? एक कोई तो फाइल उठाओगे या मैसेज टाइप करोगे व्हाट्सएप पे, आप इनपुट दे रहे हो ना, तब जाके मैसेज दिखेगा, तब जाके आपके दोस्त को मैसेज दिखेगा, तब जाके वो आपको रिप्लाई करेंगे मैसेज देखने के बाद। दैट इज योर इनपुट डिवाइस। बट उनको क्या दिख रहा है? आपने जो मैसेज अभी इसी वक्त टाइप किया हुआ है, वो मैसेज उनको दिख रहा है, वो क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस हो गया। दैट पर्टिकुलर स्टफ इज नथिंग बट योर आउटपुट डिवाइस। क्लियर हो रहा है? ओके, सो आउटपुट के बारे में लिख लो। व्हाट इज आउटपुट डिवाइसेस? आउटपुट डिवाइसेस का मतलब क्या होता है? डिवाइसेस दैट कैन ओनली बी यूज, डिवाइसेस दैट कैन only be used for the output, for the output of information in the form of reports, images,
documents, etc. For example, for example, visual display unit, visual display unit जिसे हम कहते हैं VDU, या फिर प्रिंटर, या फिर प्लॉटर। आपको प्लॉटर पता है? प्लॉटर आर नोन एज आउटपुट डिवाइसेस। जैसे इस वक्त मैंने कीबोर्ड से कुछ लिखा इस नोटपैड पे, वो क्या हो गया? इनपुट डिवाइस हो गया। ठीक है। और जैसे ही मैं कीबोर्ड पे कुछ लिखता हूँ, मुझे मेरे स्क्रीन के सामने, लैपटॉप के स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहा है, और HDMI केबल के थ्रू आपको मॉनिटर पे भी डिस्प्ले होते हुए दिख रहा है। दैट इज नथिंग बट योर आउटपुट डिवाइस। जिस डिवाइस पे, जिस स्क्रीन पे, जहां पे हमें आउटपुट दिखता है और हम रीड कर सकते, व्यू कर सकते, दैट इज नथिंग बट योर आउटपुट डिवाइस। जैसे आप जेरोक्स वाले के पास गए, जेरोक्स के दुकान में गए, राइट, और आपने क्या किया, पेन ड्राइव में कोई तो एक डॉक्यूमेंट लिया और डॉक्यूमेंट को आपने जेरोक्स मशीन के पास दे दिया, और उनको बोला भाई इस पेन ड्राइव के अंदर जो भी बुक है, एक PDF है, मेरे कुछ नोट्स है, उसके प्रिंट आउट निकालना। वो क्या करते हैं, तुरंत कंट्रोल P करते हैं और यहाँ पे प्रिंटर पे जाके प्रिंट कर देते। जैसे ही प्रिंट करते, उनके पीछे, उस वायर के पीछे क्या अटैच होता है? प्रिंटर अटैच होता है। प्रिंटर से एक प्रिंट निकलती है, दैट इज नथिंग बट योर आउटपुट डिवाइस। आउटपुट कहाँ निकल रहा है? प्रिंटर से निकल रहा है। प्रिंटर से क्या निकल रहा है? पेपर से आउटपुट निकल रहा है। जो भी आपने सॉफ्ट कॉपी में, यानी नोटपैड पे या वर्ड डॉक्यूमेंट पे या एक्सेल शीट पे या नोट्स आपके जो भी आपने क्रिएट करके रखे, लिख के रखे, वो आउटपुट पहुंच गया प्रिंटर के पास, और प्रिंटर ने क्या किया, वो आउटपुट दे दिया इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी। तो आपको क्या मिलता है? आपको इस तरह की हार्ड कॉपी मिलती है, राइट, इस तरह की हार्ड कॉपी मिलती है, दैट इज योर आउटपुट। इसलिए उन्होंने क्या कहा है, डिवाइसेस दैट कैन ओनली बी यूज्ड फॉर द आउटपुट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स मतलब एक्सेल शीट में जो ऑफिस के अंदर रिपोर्ट्स होते हैं उसे कहते हैं रिपोर्ट्स। एक्सेल शीट में जो भी डेटा होता है उसे कहते हैं रिपोर्ट्स। इमेजेस, इमेजेस मतलब आपने जो फोटोज खींचे होंगे वो इमेजेस होंगे। डॉक्यूमेंट्स मतलब आपका वर्ड डॉक्यूमेंट में जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है डॉक्यूमेंट्स, या PDF को भी डॉक्यूमेंट कहा जाता है। और जो हार्ड कॉपी में मेरे हाथ में इस वक्त है, वो भी क्या है? डॉक्यूमेंट है। क्लियर हो रहा है? ओके। एग्जाम्पल उन्होंने दिया है विजुअल डेटा डिस्प्ले यूनिट, या प्रिंटर, या प्लॉटर। देखो प्लॉटर क्या होता है, एक बार हम प्लॉटर देख लेंगे यहाँ पे, प्लॉटर क्या होता है, फिर आप बाद में लिखना। ये प्लॉटर होता है। जनरली इन प्लॉटर का जो उपयोग होता है, ये फ्लेक्स या फिर बैनर्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। प्रिंटर का बड़ा भाई, प्रिंटर आपने देखा होगा, प्रिंटर, ये प्रिंटर होता है, PRINTR, प्रिंटर। प्रिंटर घर के लिए प्रिंटर हम यही इस्तेमाल करते हैं, कलर प्रिंटर, HP कंपनी का। जो शॉप में प्रिंटर होता है वो इस तरह बड़े बड़े प्रिंटर्स होते हैं, जहाँ पे आपको कलर, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर एंड कलर प्रिंटर मिलता है। बट प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर, ये इससे आपको पता चलेगा, कॉलेजेस के अंदर जो मैप होता है ना, नकाशा जिसे हम बोलते हैं मैप, इंडिया का मैप, या अलग अलग पोस्टर्स, या अलग अलग फ्लैग्स, या आपने देखा होगा कि रोड पे कई लोग जो कार्य करते होते हैं वो फ्लेक्स लगाते, होर्डिंग्स लगाते। तो होर्डिंग्स, फ्लेक्स, या जो स्टैंड होता है, स्टैंड ही होता है एडवर्टाइजमेंट के लिए, कभी देखा होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट इसका, ये जो वाटर प्यूरिफायर वालों का, जो मार्केटिंग करने के लिए जो छाता लेके कोने में बैठते थे कुछ चौक में, और वो एक स्टैंड ही लगाते हैं कि ये हमारा प्यूरिफायर है, आप अगर ये खरीदोगे तो ये स्कीम है, एक्सेट्रा। तो उसके फ्लेक्स क्रिएट करने के लिए प्लॉटर का इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू। या पोस्टर्स, जो थिएटर में जब आप जाते हो, थिएटर में गए हो ना कभी, तो मल्टीप्लेक्स थिएटर के बाहर देखो पोस्टर्स लगे होते हैं, वो इस प्लॉटर से क्रिएट किए जाते हैं। समझ में आ रहा है? व्हाट इज एग्जैक्टली द प्लॉटर इज? तो इन सभी को आप क्या कहोगे? इट्स अ आउटपुट डिवाइस। नोट डाउन कर लिया? नोट डाउन। फिर हम आएंगे स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में, स्टोरेज सेक्शन के बारे में आते हैं।
अनिकेत, आप लिख रहे हो वहां से? यस सर, यस सर। ओके। ओके, अब देखो, हम बात करेंगे इसके बारे में। हमने सबसे पहले किसके बारे में बात की थी? कंट्रोल यूनिट यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में बात की थी। उसके बाद हमने बात की थी इनपुट डिवाइसेस के बारे में। अभी हम बात करेंगे स्टोरेज सेक्शन। फिर हमने आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे स्टोरेज सेक्शन, इसके बारे में बात करेंगे। देखो क्या है, लेट मी नोट डाउन फोर्थ पॉइंट, दैट इज कॉल्ड योर स्टोरेज सेक्शन। स्टोरेज सेक्शन। अब देखो स्टोरेज सेक्शन में क्या होता है। स्टोरेज सेक्शन, द स्टोरेज सेक्शन, the storage section can also be divided into two major parts. पहला है इंटरनल। इंटरनल, और उसी को आप क्या कहोगे? प्राइमरी स्टोरेज। ठीक है, उसी को आप प्राइमरी स्टोरेज कहोगे। लिखो, इट कंसिस्ट ऑफ ROM, RAM and ROM। इट कंसिस्ट ऑफ रैम एंड रोम। अब ये रैम क्या होता है, बोलता हूं मैं। रैम स्टैंड्स फॉर, रैम के बारे में लिख लो यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट अंडर रैम, देखो इन प्राइमरी स्टोरेज को ही इंटरनल स्टोरेज कहते हैं। जो प्राइमरी स्टोरेज यहाँ पे दिख रहा है, इसी को स्टोरेज यूनिट के अंदर दो यूनिट्स है, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। पहले हम देखेंगे प्राइमरी के बारे में। प्राइमरी को ही क्या कहा जाता है? इंटरनल स्टोरेज। इसके अंदर दो टाइप से, रैम एंड रोम। पहले तो हम रैम के बारे में जानेंगे। रैम क्या होता है, देखो। रैम स्टैंड्स फॉर रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, RANDOM, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये कभी भूलना मत। दूसरा क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी, और ए volatile memory, volatile memory, okay, which retains which retains data only when the computer is powered on। बताता हूं मैं क्या होता है। दूसरा पॉइंट लिखो इसके अंदर, ये रैम के बारे में हम पॉइंट लिख रहे हैं। दूसरा पॉइंट लिखो, ड्यूरिंग द ऑपरेशन। मैं इसलिए एक लाइन छोड़ता हूं सेकेंड पॉइंट लिखने के लिए। ड्यूरिंग द ऑपरेशन during the operation of the computer system, during the operation of the computer system, that is pertaining to the operation of the machine, pertaining to the operation of the machine, and application that is pertaining to the user requirements, levels, user requirement level instructions are stored in the RAM along with data to be proceeded,
ठीक है, पहले तो ये लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ रैम एंड रोम दोनों। और रोम क्या होता है? रोम स्टैंड्स फॉर, रोम ऑन द अनदर हैंड, रोम on the another hand, other hand is a relatively permanent memory in which system level instructions are held। देखो, और एक चीज, रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म है, रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। देखो अभी इन्होंने क्या कहा है, स्टोरेज सेक्शन के अंदर दो मेजर टाइप से, एक है रैम, दूसरा है रोम। रैम मतलब क्या? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मेन मेमोरी। ये अपने सिस्टम की, सिस्टम मतलब पीसी मतलब डेस्कटॉप या लैपटॉप जो हम यूज करते हैं, चाहे वो फिर मोबाइल का हो स्टोरेज, या फिर लैपटॉप के डेस्कटॉप का हो, या टैबलेट का हो, कुछ भी हो, इसे हम क्या कहते हैं? इट्स अ रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट्स अ मेन मेमोरी ऑफ योर सिस्टम। ये इसे हम वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। और ये एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, इसे आप क्या कहते हो? इट्स अ टेम्परेरी मेमोरी। यानी कि आपने इस वक्त मैं जो टाइप कर रहा हूँ डेस्कटॉप के ऊपर, आई मीन टू से कीबोर्ड से जो मैं नोटपैड के ऊपर टाइप कर रहा हूँ, अगर मैंने इसे सेव नहीं किया तो ये क्या हो गया? टेम्परेरी मेमोरी हो गई। ठीक है, बट ये टेम्परेरी बेसिस के ऊपर सेव हो जाएगा, बट बाद में डिलीट हो सकता है। यानी कि हम जो डेटा, जब आप पहली बार लैपटॉप परचेस करते हो या कोई भी डिवाइस परचेस करते हो, और उसके अंदर जो आप डेटा लिखते हो, जो डेटा आप रखते हो आपके लैपटॉप के अंदर, जैसे मैंने इस वक्त ये डेटा रखा हुआ है, तो जैसे ये डेटा लैपटॉप के अंदर रखा हुआ है, ये क्या है? टेम्पररी डेटा है, इट्स अ रैम डेटा। देखो सिंपल सी बात है, जैसे मैंने सी ड्राइव को फॉर्मेट कर दिया, एक बार अगर मैंने सी ड्राइव को फॉर्मेट किया तो सी ड्राइव से क्या कनेक्टेड होता है? डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, वीडियोस, और ये डेस्कटॉप पे रखा हुआ पूरा डेटा क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका कहीं ना कहीं तो हार्ड डिस्क में बैकअप लेके रखना होगा, बाहर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में, या तो पेन ड्राइव में, या तो गूगल ड्राइव में, करेक्ट। और रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। रोम ऑन द अनदर हैंड इज रिलेटिवली परमानेंट मेमोरी इन विच सिस्टम लेवल इंस्ट्रक्शंस आर हेल्ड। मतलब कि ये जो, जब आप पहली बार ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके लैपटॉप के अंदर, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो बाय डिफॉल्ट चीजें होती है, जैसे कि यूजर्स होता है या फिर प्रोग्राम फाइल्स होते हैं, ये हमने लिख के नहीं रखा है, ये बाय डिफॉल्ट हमें उस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिला है। तो ये बार बार आपको मिलते रहेगा जितनी बार आप नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करोगे। बट इसे आप डिलीट भी कर दोगे फिर भी वो आपको मिलेगा वापस से। दिस इज कॉल्ड योर रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि ये परमानेंट है। क्लियर हो रहा है? यानी कि मैंने कहने का मकसद ये है कि अगर फॉर्मेट कर दिया और नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया, फिर भी आपको डेटा मिलेगा वापस से। बट इसके अंदर जो हम थर्ड पार्टी डेटा, सॉफ्टवेयर, कोई सॉफ्टवेयर होगा या कुछ अपना डेटा होगा जो हम थर्ड पार्टी से स्टोर करते, एडिशनल चीजें जो स्टोर करते, अगर फॉर्मेट करने के बाद वो चले गई, बैकअप लेके नहीं रखा होगा, तो वो आपको नहीं मिलेगा। अगर बैकअप लेके रखा होगा तो ही आपको मिलेगा। दैट इज कॉल्ड योर रैम। क्लियर हो रहा है सबको? यस, एनी क्वेश्चंस? ओके, फिर आते हैं लास्ट, दैट इज कॉल्ड योर बी पार्ट। हमने प्राइमरी स्टोरेज के बारे में देखा, अब हम देखते हैं सेकेंडरी स्टोरेज। EXTER एक्सटर्नल, और कुछ लोग इसे क्या कहते हैं? SECONDARY सेकेंडरी, STORAGE स्टोरेज। अब ये स्टोरेज क्या है एक बार देखो। देखो फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर लिखो, if you want to store, if you want to store large
amount of information that cannot be fit in the main memory we store it in files. That is that file is known as secondary memory in secondary memory or स्टोरेज। एग्जाम्पल मैं देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि फ्लॉपी डिस्क या फिर आपकी हार्ड डिस्क या फिर आपकी एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिसे लोग आजकल एसएसडी कहते हैं। ये हार्ड डिस्क जैसा ही दिखता है बट थोड़ा पतला होता है। या फिर आपकी ऑप्टिकल डिस्क, आजकल कोई यूज नहीं करता इसे ऑप्टिकल डिस्क को, यानी कि सीडी जिसे आप कहते हैं, एक्सेट्रा। क्लियर हो रहा है? आपने फ्लॉपी डिस्क देखी कभी? बहुत पुराने जमाने में ये फ्लॉपी डिस्क इस्तेमाल की जाती थी, जब अपने पास पेन ड्राइव या ऐसा कुछ भी नहीं होता था, तब की बात है। ये देखो, ये फ्लॉपी डिस्क ऐसा दिखता है। इसके अंदर भी सीडी ही होता था। सर्कल कलर की ये जो सीडी है ना, ये सीडी होती थी, उसके ऊपर ये कवर स्क्वायर में ये प्लास्टिक का कवर लगाया जाता था, उसे कहते हैं फ्लॉपी डिस्क। ठीक है। और उसके बाद क्या हमने लिखा है, हार्ड डिस्क। आपको हार्ड डिस्क तो पता ही है। ठीक है, ये हार्ड डिस्क ऐसा दिखता है। ये देखो, हार्ड डिस्क देखा है ना? ओके। और एसएसडी देखा है आपने कभी? फ्लॉपी डिस्क अभी देखा आपने? सेम फ्लॉपी डिस्क जैसा ही एसएसडी दिखता है, बट थोड़ा चेंज हो चुका है। यानी हार्ड डिस्क थोड़ा मोटा होता है। जो इंटरनल हार्ड डिस्क एंड एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो, स्क्रीन वापस से शेयर करता हूँ। ये पता चल गया यहाँ तक अनिकेत? ये क्लियर है? यस सर। ओके। फ्लॉपी डिस्क पता है आपको? हार्ड डिस्क ये पता है? अब एसएसडी देखते हैं हम। एसएसडी क्या होता है, देखो। ये एसएसडी होती है, इस तरह की एसएसडी मिलती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। आजकल जो जितने भी डेस्कटॉप्स आते हैं, जितने भी लैपटॉप्स, नए नए लैपटॉप्स आते हैं, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एसएसडी होता है। मेरे लैपटॉप के अंदर भी एसएसडी है, देखना चाहते हो? ये देखो, राइट यहाँ पे देखो, एसएसडी लिखा हुआ है। और एसएसडी के अंदर आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया होता है। और ये एसएसडी अलग अलग टाइप के, 256 GB से लेके तो 512 GB से लेके तो हर चीज। बट एसएसडी आपके इंटरनल हार्ड डिस्क से महंगा होता है। हार्ड डिस्क आपने देखा होगा, 356 GB की हार्ड डिस्क मिलती है, 356 355 या 356 की मिलती है। फिर आपने देखा होगा 500 GB की हार्ड डिस्क मिलती है, 1 TB की हार्ड डिस्क मिलती है। बट हार्ड डिस्क पहले क्या होता था, हार्ड डिस्क के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम अगर इंस्टॉल कर दिया तो थोड़ा स्लो चलता था सिस्टम। अब फास्ट चलता है सिस्टम, क्योंकि इसका स्पीड ज्यादा है एसएसडी का। बट ये महंगा है। अगर हार्ड डिस्क 1 TB की मान लो कि अगर 4000 रुपीज में आती है, तो ये डबल आएगा, 8000 रुपीज में आएगा। ये महंगा होता है, क्योंकि इसका स्पीड भी अच्छा है, परफॉर्मेंस भी अच्छा है। और अगर आपका पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट या 32 बिट का अगर ऑपरेटिंग सिस्टम या एसएसडी के ऊपर अगर इंस्टॉल्ड है, तो ये इंस्टॉल होने के बावजूद भी आप एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर को, आपके जितने भी आगे के सॉफ्टवेयर से, ऑटो कैड होगा या कुछ और होगा, या मान लो कि अगर आप बीकॉम में टैली सॉफ्टवेयर होगा आपका अकाउंटिंग का, वो भी आपने इंस्टॉल कर लिया, उसके बावजूद भी क्या होगा, ये चलेगा, स्लो नहीं होगा लैपटॉप। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? ओके। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा अब फंक्शनल यूनिट्स। ये लिख के हो गया है सब कुछ? एनी क्वेश्चंस? कुछ बाकी है लिखना? कहाँ से? लिखो, कोई बात नहीं। आप लिखो, तब तक मैं आता हूँ।
हो गया सर लिख के? ओके, सो एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? अनिकेत? नो सर। ऑल राइट, सो देखो आज का हमारा सेशन यहीं पे रुकते हैं हम, और नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और आपका लेक्चर जो है मंडे से वापस होगा, क्योंकि फ्राइडे को, कल फ्राइडे है पर कल मेरा वीक ऑफ, फ्राइडे को मेरा वीक ऑफ होता है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। Aniket, you can disconnect from your end. Thank you.